जय हिंद दोस्तों। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब क्लासेस पे स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास शुरू करेंगे हम लोग, और इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे कर करके पूरा इस इतिहास को कंप्लीट करेंगे हम पूरा थ्योरी के साथ, और इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ठीक, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राचीन इतिहास से, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उसमें जीके जीएस पूछा जाता है, वो सभी एग्जामों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो पहल का पॉइंट है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहल का पॉइंट है आपका कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास के पिता कहा जाता है आपको हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास के पिता। और ये हेरोडोटस कहाँ के निवासी है? तो ये जो हेरोडोटस है ये यूनान के निवासी है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को माना जाता है, जो कि यूनान के रहने वाला है। ठीक, अगला पॉइंट है कि विश्व इतिहास की पहली पुस्तक हिस्टोरिका का लेखक कौन है? तो हिस्टोरिका का लेखक जो है वो हेरोडोटस है। हिस्टोरिका का लेखक कौन है? तो हिस्टोरिका का लेखक हेरोडोटस है। यानी कि विश्व इतिहास की पहली पुस्तक कौन सी है? तो हिस्टोरिका है। और हिस्टोरिका किसने लिखा है? तो जो हिस्टोरिका पुस्तक है उसका लेखक हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस है। अगला पॉइंट है कि रोमन दार्शनिक सिरा रोमन दार्शनिक सिसरो ने सर्वप्रथम हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि इतिहास का पिता सबसे पहले किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? तो सिसरो ने कहा था। और किसको कहा था? तो हेरोडोटस को कहा था। क्या कहा था? तो इतिहास के पिता कहा था। यानी कि रोमन दार्शनिक सिसरो ने सर्वप्रथम हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा। ठीक, अगला पॉइंट है आपका वैसी घटना जो घटित हो चुकी है। वैसी घटना जो घटित हो चुकी है उन घटनाओं के क्रमबद्ध या क्रमानुसार जिस विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही इतिहास कहते हैं। अतीत और वर्तमान के बीच, यहाँ पे और होगा, अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाली संवाद को इतिहास कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? तो अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाली संवाद को इतिहास कहते हैं। ठीक, हम लोग इतिहास जो है ये इतिहास को 3 भागों में बांट देंगे। कौन कौन? तो एक हो जाएगा आपका प्राचीन इतिहास, दूसरा हो जाएगा मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा हो जाएगा आधुनिक इतिहास। ठीक, तो जो प्राचीन इतिहास है ये 2500 बीसी से लेकर के 712 एडी तक है। 2500 बीसी से लेकर के 712 एडी तक है। फिर मध्यकालीन की बात किया जाए, मध्यकालीन भारत की, तो ये 712 से लेकर के 1707 ईस्वी तक है। और फिर ये आधुनिक भारत की बात की जाए तो आधुनिक भारत 1707 से लेकर के 1747 ईस्वी तक है। आधुनिक भारत 1707 एडी से लेकर के 1747 तक है। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि ये बीसी और एडी क्या है। बीसी क्या है और एडी क्या है। ठीक, तो चलिए उसको देखते हैं कि बीसी और एडी क्या है। तो ये आपका हो जाएगा, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। ठीक, देखिए जो ए बीसी होता है तो बिफोर क्रिस्टस होता है। क्या होता है? तो क्रिस्ट होता है। बिफोर बीसी मतलब बिफोर क्रिस्ट। और एडी मतलब होता है एनो डिमिनिन। एडी मतलब एनो डिमिनिन होता है। ठीक, ईसा मसीहा का जन्म कब माना जाता है? तो ईसा मसीहा जो है इनका जन्म 1 ईस्वी में माना जाता है। कि कब माना जाता है? तो ईसा मसीहा जो है इनका जन्म 1 ईस्वी में माना जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईसा मसीहा है। ठीक, ईसा मसीहा जो है ना, ईसा मसीह, इनका जन्म कब माना जाता है? तो इनका जन्म 1 ईस्वी में माना जाता है। और इनसे पहले, इनके जन्म से पहले की बात किया जाए तो इनके जन्म से पहले को हम क्या बोलेंगे? तो ईसा पूर्व बोलेंगे। इनके जन्म के पहले ईसा पूर्व बोलेंगे, और इनके जन्म के बाद क्या बोलेंगे? तो ईस्वी बोलेंगे। ठीक, ईसा मसीहा अगर आती है तो ईसा मसीहा के जन्म के पहले अगर बात किया जाए, ईसा मसीहा के यानी कि 1 ईस्वी के पहले बात किया जाए तो ईसा पूर्व कहा जाएगा, और 1 ईस्वी के बाद की बात किया जाए तो ये ईस्वी में आएगा। ठीक, तो अगला देखेंगे, अगला पॉइंट क्या है, यानी कि गेगोरियन या जूलियन कैलेंडर वर्तमान समय में प्रचलित है। वर्तमान समय में कौन सा कैलेंडर प्रचलित है? तो गेगोरियन या जूलियन कैलेंडर वर्तमान समय में प्रचलित है। अगला पॉइंट देखेंगे तो अगला पॉइंट है कि ईसा मसीह है। तो ईसा मसीह क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग कि ईसा मसीह क्या है। तो ईसाई धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ईसाई धर्म के संस्थापक आपको ईसा मसीहा को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ईसा मसीहा का जन्म 1 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? तो 1 ईस्वी में हुआ है। इनके जन्म के पूर्व जो भी घटनाएं घटित हुई है उसे बीसी यानी कि ईसा पूर्व तथा जन्म के बाद के घटना को एडी में रखा गया है। किसमें? अगर उनके जन्म के पहले जो भी घटना घटी है उसको ईसा पूर्व यानी कि बीसी बोलेंगे, और उनके जन्म के बाद जो भी घटना घटी है
उसको AD बोलेंगे, यानी कि ईस्वी बोलेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया है तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो अगला पॉइंट है हम लोगों का अगला पॉइंट देखेंगे तो अगला पॉइंट है आपका ईसा पूर्व में। अगला पॉइंट है कि ईसा पूर्व में ईस्वी घटता है। ईसा पूर्व में क्या घटता है? तो ईस्वी घटता है। जैसे मौर्य सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु 223 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यानी कि जो हमारा मौर्य सम्राट अशोक है, इनका जन्म 304 ईस्वी पूर्व में हुआ, जबकि मृत्यु, इनका जन्म हुआ 304 ईस्वी में और मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक, वही ईस्वी में बात किया जाए, ईस्वी में अगर वही ईस्वी में बात किया जाए तो ईस्वी क्या होता है? ईस्वी बढ़ता है, ईस्वी बढ़ता है। ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा पूर्व में ईस्वी घटता है, ईसा पूर्व में ईस्वी घटता है और ईस्वी में क्या होता है? ईस्वी बढ़ता है। तो क्या, तो ईस्वी मतलब क्या हो जाएगा? ईस्वी में ईस्वी बढ़ता है और ईसा पूर्व में ईस्वी घटता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ तथा उनकी मृत्यु 1945 ईस्वी में हुआ। और कैसे हुआ? तो हवाई दुर्घटना के कारण उनका मृत्यु हो गया। किनका मृत्यु? तो सुभाष चंद्र बोस का। अगला पॉइंट देखेंगे कि प्राचीन इतिहास। जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले का बांटेंगे, पहले का भाग में यानी कि प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आ जाएगा आधे ऐतिहासिक काल और तीसरा हो जाएगा ऐतिहासिक काल। यानी कि प्राचीन इतिहास जो है, प्राचीन इतिहास, तो प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले का बांटेंगे प्रागैतिहासिक काल, दूसरा बांटेंगे आधे ऐतिहासिक काल और तीसरा पार्ट हो जाएगा इसका ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मतलब हो जाएगा इसमें पुरातत्व, और आधे ऐतिहासिक काल में हो जाएगा कि मतलब इसका जो प्राचीन मिला है कहाँ से कैसे मिला है, तो ये पुरातत्व से मिला है। और जो ऐतिहासिक काल है ये पुरातत्व के साथ साथ साहित्य से भी मिला है। ठीक, पुरातत्व के साथ साथ साहित्य से मिला है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। तो अच्छा से समझ गए हैं तो प्लीज़ अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सेशन को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। तो अगला पॉइंट है दोस्तों कि आपका ये प्रागैतिहासिक काल किसको कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल किसको कहेंगे? ठीक, तो इस बोल रहा है कि लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, मतलब जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है उसको क्या बोलेंगे? उसको प्रागैतिहासिक काल बोलेंगे। जैसे कि क्या हो जाएगा आपका? पाषाण युग हो जाएगा, स्टोन एज। जो ये स्टोन एज यानी कि पाषाण युग है, ये लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है पाषाण काल से, इसको क्या बोलेंगे? पाषाण काल। ठीक, यानी कि प्रागैतिहासिक काल जो है वो उसका लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरा पॉइंट है आधे ऐतिहासिक काल। क्या है? आधे ऐतिहासिक काल, यानी कि आधे ऐतिहासिक काल में क्या है? लिखित साक्ष्य मौजूद है पर उसको क्या है? पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो, इसका जो साक्ष्य है लिखित तो है पर इसको पढ़ा अभी तक नहीं गया है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा आपका ये हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा आधे ऐतिहासिक काल का एग्जाम्पल। अब आपका है यहाँ पे पाषाण युग। जो पाषाण युग है, पाषाण युग को हम लोग क्या करेंगे? 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पाषाण युग को 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। कौन कौन? तो ये आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल, जिसमें मानव उत्पत्ति से 10,000 BC तक के है। यानी कि जो पूरा पाषाण काल है ये मानव उत्पत्ति से 10,000 BC तक है। उसके बाद इसको दूसरा भाग में बांटेंगे मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल जो है वो 10,000 BC से लेकर के 5500 BC तक है। ठीक, इसमें सूक्ष्म पाषाण संस्कृति है। और तीसरा है नव पाषाण काल। कौन है? तो तीसरा नव पाषाण काल है जो कि 5500 से लेकर के 3000 BC तक है और इसमें पॉलिशड उपकरण संस्कृति है। तो देखेंगे इसका पहला जो पॉइंट है इसमें कि सोहन नदी घाटी से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। बोले कि पूरा पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिला है आपके सोहन नदी घाटी से। जो सोहन नदी घाटी है ना, सोहन नदी घाटी से ही पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। सोहन नदी घाटी से ही पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है कि कालखंड यानी समय के दृष्टिकोण से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कालखंड यानी कि समय के दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। और फिर देखेंगे कि 3 भागों में कौन कौन बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं कि 3 भागों में कौन कौन बांटा गया है। तो ये तीनों भाग है आपका
चलिए तीनों भाग जो है आपका ये है। पहला भाग है आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है एक मिनट पहला हो गया प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल होगा, दूसरा हो गया आपका आधे ऐतिहासिक काल और तीसरा हो गया ऐतिहासिक काल। ठीक, इसको 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आधे ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल क्या है। तो प्रागैतिहासिक काल क्या है, ये सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो ये बोल रहा है कि वैसा कालखंड जब मानव असभ्य एवं बर्बर थे तथा वे लेखन कला से परिचित नहीं थे। इस कालखंड का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यानी कि प्रागैतिहासिक काल बोल रहा है कि वैसा कालखंड जब मानव असभ्य एवं बर्बर थे तथा वे लेखन कला से परिचित नहीं थे। इस कालखंड का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। किसका? तो प्रागैतिहासिक काल का। इस कालखंड के विषय में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त होती है। इस कालखंड के अंतर्गत पाषाण युग को रखा गया है। इस कालखंड के अंतर्गत किसको रखा गया है? तो पाषाण युग को रखा गया है। किसको रखा गया है? तो पाषाण युग को रखा गया है। ठीक, और दूसरा देखेंगे कि आधे ऐतिहासिक काल क्या है। क्या देखेंगे? दूसरा आधे ऐतिहासिक काल के बारे में पता करेंगे। तो आधे ऐतिहासिक काल बोल रहा है कि वैसा कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है पर इसे पढ़ा नहीं जा सका है। आधे ऐतिहासिक काल के विषय में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो पुरातात्विक स्रोत से ही प्राप्त होती है। जैसे कि इसमें किसको रखा गया है? तो हड़प्पा सभ्यता को रखा गया है, यानी कि वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता बोलिए या वैदिक सभ्यता बोलिए, यह है आधे ऐतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक खंड में आता है। जो हड़प्पा सभ्यता है किसमें आता है? तो आधे ऐतिहासिक खंड में आता है। और तीसरा है आपका, यहाँ पे तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल किसको कहेंगे? तो बोल रहा है कि वैसा कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, जिसे हम आसानी से पढ़ रहे हैं। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? तो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस काल के बारे में जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत के साथ साहित्य स्रोत से प्राप्त होती है। और भारत में 6वीं शताब्दी अथवा बुद्ध महावीर के समय से ऐतिहासिक काल, आगे देखते हैं, ऐतिहासिक काल की शुरुआत हुई मानी जाती है। किसके? देखिए बोल रहा है कि ये बुद्ध महावीर के समय से ऐतिहासिक काल की शुरुआत मानी जाती है। यानी कि जो बुद्ध भगवान हैं और महावीर हैं, यानी कि भगवान बुद्ध और महावीर के समय से ऐतिहासिक काल की शुरुआत हुई मानी जाती है। उसके बाद देखेंगे हम लोग पाषाण युग, यानी कि स्टोन एज। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम लोग कि इसको क्या किया गया है। जो पाषाण युग है, एक मिनट हाँ चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब पाषाण युग। क्या देखेंगे? पाषाण युग देखेंगे, नहीं स्टोन एज देखेंगे। क्या देखेंगे? स्टोन एज देखेंगे। ठीक, तो ये है, इसे जो पाषाण युग है इसको 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पाषाण युग को 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले बात इसको देखेंगे पूरा पाषाण युग, फिर दूसरा है मध्य पाषाण युग और तीसरा है नव पाषाण युग है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग पाषाण युग, यानी कि मानव की उत्पत्ति से 10,000 पूर्व की काल को पूरा पाषाण युग कहते हैं। इसे सोहन नदी घाटी संस्कृति भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल। कौन है? मध्य पाषाण काल, जो कि 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 5500 ईसा पूर्व काल को मध्य पाषाण युग कहते हैं। 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5500 ईसा पूर्व काल को मध्य पाषाण काल युग कहते हैं।
तीसरा देखेंगे तो तीसरा है आपका नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल जो है 5500 ईसा पूर्व से लेकर के 3000 ईसा पूर्व के कालखंड को नवपाषाण काल कहते हैं। इस कालखंड को पॉलिडिस या पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति इसको कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग पाषाण काल। तो पाषाण काल को हम लोग क्या करेंगे, स्टोन एज को 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। कौन कौन? तो पहले का भाग में बांटेंगे आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा जो भाग है वो आपका है मध्य पाषाण काल, और जो तीसरा भाग है वो नवपाषाण काल है। ठीक, तो ये आपके जो है पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत क्या हुआ है, तो आग का खोज हुआ है। मध्य पाषाण काल जो है इसमें पशुपालन की साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि पशुपालन करना प्रारंभ मध्य पाषाण काल से हुआ है। और नवपाषाण काल जो है तो नवपाषाण काल से कृषि करना प्रारंभ हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट है, तो दोस्तों अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। तो अगला पॉइंट है कि ये सोहन नदी घाटी जो है, सोहन नदी घाटी ये सिंधु के सहायक नदी है। किसका सहायक नदी है? जो सोहन नदी घाटी है ये सिंधु के सहायक है। अगला है नर्मदा नदी घाटी जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद जो है ये बेलन नदी जो कि उत्तर प्रदेश में है। यानी कि सोहन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी और ये बेलन नदी। जो सोहन नदी घाटी है सिंधु के सहायक है, जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, और जो बेलन नदी है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये तीनों जो नदियाँ हैं ये किस काल के अंतर्गत आते हैं? तो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आते हैं। किस काल के अंतर्गत आते हैं? तो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे मदहा जो है, मदहा ये यूपी में आता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में आता है। दमदमा जो है वो भी उत्तर प्रदेश में आता है। और बगौर है, और इसको डिंडवाना नाम से जानते हैं जो कि राजस्थान में आता है। और ये जो तीनों नदियाँ हैं ये आपका मध्य पाषाण काल से संबंधित है। फिर आता है चिरांद जो कि सिवान में है, फिर मेहरगढ़ और फिर से बुर्जहोम। ये जो तीनों नदियाँ हैं ये आपके नवपाषाण काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? नवपाषाण काल से संबंधित है। चलिए अब अगला पॉइंट देखना है। तो अगला पॉइंट है आपका पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बारे में देखेंगे हम लोग। तो पूरा पाषाण काल जो है, जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले का इसका भाग है आपका निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। कौन कौन? यानी कि पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। तो इसमें है कि पूरा पाषाण काल युग को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है या बांटा जाता है। ठीक, यानी कि पूरा पाषाण युग को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहले का है आपका निम्न पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा उच्च पाषाण काल। ठीक, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग निम्न पाषाण काल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद उच्च पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले का इसमें निम्न पाषाण काल। तो बोल रहा है कि निम्न पाषाण काल क्या होता है। ठीक, निम्न पाषाण काल क्या होता है, निम्न पाषाण काल क्या होता है। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि निम्न पाषाण काल क्या होता है। तो बोल रहा है कि मानव की उत्पत्ति 1 लाख ईसा पूर्व तक के काल को निम्न पाषाण काल है। यानी कि मानव की जो उत्पत्ति है, तो मानव की उत्पत्ति से 1 लाख ईस्वी पूर्व तक के काल को निम्न पाषाण काल कहते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि मानव की उत्पत्ति से लेकर 1 लाख ईस्वी पूर्व तक के काल को निम्न पाषाण काल कहते हैं। इसे शल्क गंडास संस्कृति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो शल्क गंडार संस्कृति कहते हैं। तो जो निम्न पाषाण काल है ये मानव की उत्पत्ति से 1 लाख ईस्वी पूर्व तक के काल को निम्न पाषाण काल कहते हैं। इसे शुक्ल गंडास संस्कृति कहते हैं। इसको जो है निम्न पाषाण काल है, इसको शुक्ल जो है गंडास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग मध्य पाषाण काल। तो जो मध्य पाषाण काल है ये बोल रहा है कि 1 लाख ईस्वी से तो ये मध्य पाषाण काल है, यानी कि 1 लाख ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल कहते हैं। यानी कि मध्य पाषाण काल जो है वो 1 लाख ईस्वी पूर्व से
40,000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को मध्य पाषाण काल कहते हैं। फलकों की अधिकता के कारण इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फलकों की अधिकता के कारण इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फलक संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक, अगला पॉइंट देखेंगे तो अगला पॉइंट है आपका उच्च पाषाण काल। तो उच्च पाषाण काल देखेंगे कि उच्च पाषाण काल क्या होता है। तो जो उच्च पाषाण काल है आपका उच्च पाषाण काल, तो जो उच्च पाषाण काल है तो बोल रहा है कि 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के कालखंड को उच्च पाषाण काल कहते हैं। इसे अस्थि खुरचनी तक्षणी संस्कृति कहते हैं। इसे अस्थि खुरचनी तक्षणी संस्कृति भी कहते हैं। ठीक, नोट पॉइंट देखेंगे तो नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग नोट पॉइंट अच्छा से देखिएगा। तो पहला नोट पॉइंट है आपका कि आग का आविष्कार पाषाण काल में हुआ है। आग का आविष्कार कब हुआ है तो पाषाण काल में हुआ है। दूसरा नोट पॉइंट है आपका पूरा पाषाण कालीन संबंधित अवशेष सोहन नदी जो कि बेला नदी, यूपी घाटी, नर्मदा नदी घाटी जैसे स्थलों से प्राप्त हुआ है। यानी कि पूरा पाषाण कालीन संबंधित अवशेष सोहन नदी, बेला नदी जो कि यूपी में है उत्तर प्रदेश में, फिर नर्मदा नदी घाटी जैसे स्थलों से प्राप्त होते हैं। और तीसरा नोट पॉइंट है आपका मनुष्य के अवशेष संबंधित पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। यानी कि मनुष्य के अवशेष संबंधित पहला प्रमाण जो है वो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। तो अगला पॉइंट देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जितना बता दिए हैं आप लोगों को सभी के सभी पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा उसको फिर से देखिएगा आप लोग। और जहाँ भी कहीं त्रुटि मिलेगा, ऐसे तो कोई त्रुटि नहीं मिलेगा, फिर भी अगर कहीं त्रुटि मिला तो कमेंट कीजिएगा, उसको सुधारा जाएगा। पर हमारे अभी देखने से तो यहाँ पे किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को मिलती है तो कमेंट में बताइएगा हमें। और अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। तो अगला पॉइंट है इसमें मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। यह प्रमाण कहाँ से मिला है तो नवपाषाण काल के बुर्जहोम से मिला है। यानी कि मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है, यह प्रमाण नवपाषाण काल के बुर्जहोम से मिला है। अगला पॉइंट है कि मध्य पाषाण को सूक्ष्म पाषाण संस्कृति भी कहते हैं। ये जो मध्य पाषाण है ना, मध्य पाषाण काल को सूक्ष्म पाषाण संस्कृति भी कहते हैं। मध्य पाषाण को सूक्ष्म पाषाण संस्कृति भी कहते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग मध्य पाषाण काल देखेंगे। क्या देखेंगे मध्य पाषाण काल। तो ये बोल रहे कि मध्य पाषाण काल में ही पहली बार मानव ने पशुपालन करना प्रारंभ किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि मानव जो है वो पशुपालन करना कब प्रारंभ किया है। तो जो मानव है तो मानव ने पशुपालन प्रारंभ करना मध्यकाल में स्टार्ट किया है। यानी कि मध्य पाषाण काल में ही मनुष्य ने पशुओं को पालना शुरू किया। दूसरा इसमें से पॉइंट देखेंगे कि सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राप्त हुआ है। और इसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है कि हाँ पशुपालन किया गया था मध्य पाषाण काल में। तो इसका जो साक्ष्य है ये मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राप्त हुआ है कि हाँ मध्य पाषाण काल में जो है पशुपालन किया गया था। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसमें कि मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया था। मानव ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि मानव ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था तो कुत्ता को बनाया था। किसको बनाया था तो कुत्ता को पालतू बनाया था। कौन तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। अगला पॉइंट देखेंगे यानी कि मानव ने अस्थि पंजर का पहला प्रमाण उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ सरायनर हर से और महदहा से मिला है। यानी कि मानव के अस्थि पंजर का पहला प्रमाण उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, सराय नहर और मदहा से मिला है। और इसका अगला पॉइंट है कि एक ही स्थान पर 3 मानव कंकाल दमदमा से प्राप्त हुआ है। अब बोल देगा कि एक ही साथ 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है तो ये दमदमा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है तो दमदमा से प्राप्त हुआ है। और इसमें देखेंगे अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है इसमें नवपाषाण काल। जो नवपाषाण काल है ये 5500 ईसा पूर्व से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक है। और इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका बुर्जहोम, जिसको जेके बोलते हैं।
इसको छोड़िए, बुरझोम है, उसके बाद आपका है गुफकरला है, गुफकराल है, फिर से आपका मेहरगढ़ सबसे प्राचीन नौपसान बस्ती है, फिर से चिरांद है। आपका चिरांद जो है सारण बिहार में पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जितना बता दिए हैं आप सभी को अच्छा से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको 1 से 2 बार देख लेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा, और बीच बीच में इसका रिवाइज करते रहिएगा। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो अगला पॉइंट है दोस्तों कोल्डिहवा है। अगला पॉइंट है कोल्डिहवा। उसके बाद अगला उसके पॉइंट है तांबे के बने कुल्हाड़ी अतिर अतिर मपक से मिला है। तांबे के बना कुल्हाड़ी कहाँ से मिला है? तो आपके अतिर मपक से मिला है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि भारत के प्रमुख नौपाषाण कालीन बस्ती जो है वो मेहरगढ़, बुरझोम, गुफकराल, चिरांद, कोल्डिहवा इत्यादि से प्राप्त हुआ है। यानी कि भारत के प्रमुख नौपाषाण कालीन बस्ती जो है कौन कौन है? तो मेहरगढ़ है, बुरझोम है, गुफकराल है, चिरांद है और कोल्डिहवा इत्यादि है। किसका? तो भारत का प्रमुख नौपाषाण कालीन बस्ती। फिर अगला पॉइंट है इसमें भारत का सबसे प्राचीन नौपाषाण कालीन जो बस्ती है कौन है? तो मेहरगढ़ है, जो कि वर्तमान में बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान यानी कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। कौन? तो ये मेहरगढ़ पूछ देगा कि मेहरगढ़ वर्तमान में कौन से कहाँ पड़ता है? तो ये बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद यहाँ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है आपके बलूचिस्तान पाकिस्तान से मिला है, मेहरगढ़ से। अगला पॉइंट देखेंगे तो अगला पॉइंट है इसमें कि आधुनिक अनुसंधान से पता चला कि कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के लहुरा देवा से है। लहुरा देवा से मिला है। यानी कि बोल रहा है कि आधुनिक अनुसंधान से पता चला है कि कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के लहुरा देवा से मिला है। उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें कि नवपाषाण काल को ही कृषि उपकरण संस्कृति भी कहते हैं। नवपाषाण काल को ही कृषि उपकरण संस्कृति भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि नवपाषाण अगला पॉइंट है इसमें कि नवपाषाण काल कृषि में अस्तित्व आया, साथ ही साथ मानव के रहने में अस्थायित्व आया। यानी कि बोलेगा कि मानव एक स्थान पर रहना कब प्रारंभ किया? पहले तो था कि कभी आज जहाँ गया शिकार करने वहीं पे जहाँ शिकार उसको मिल गया वहीं पे बना खा के वहीं पर रह गया। पर मानव एक स्थान पर रहना कब प्रारंभ किया, मतलब किस कालखंड से रहना प्रारंभ किया? तो ये नवपाषाण काल जो है ना, नवपाषाण काल से मानव स्थिर यानी कि अस्थायित्व यानी कि एक स्थान पर रहना प्रारंभ करना शुरू किया। कब? तो नवपाषाण काल से। अगला पॉइंट है कि मृदभांड संस्कृति भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे मृदभांड संस्कृति भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि यानी कि नवपाषाण काल जो है तो नवपाषाण काल को मृदभांड संस्कृति भी कहा जाता है। नवपाषाण काल को मृदभांड संस्कृति भी कहा जाता है। अगला है कि पॉलिसंड संस्कृति भी कहा जाता है, और नवपाषाण काल को पॉलिसंड संस्कृति भी कहा जाता है, और इसे कृषि संस्कृति भी कहा जाता है, और नवपाषाण काल को कृषि संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक। उसके बाद देखेंगे हम लोग बुरझोम देखेंगे। तो ये जो बुरझोम है तो ये बोल रहा है कि एकमात्र बस्ती है। बुरझोम एकमात्र बस्ती है जहाँ से मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। जो बुरझोम है तो बुरझोम एक ऐसा मात्र बस्ती है जहाँ से मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। बुरझोम गुफा कराल गर्तवास का साक्ष्य मिला है। यानी कि बुरझोम गुफा कराल गर्तवास का साक्ष्य मिला है। मृदभांड हड्डी का औजार मिला है। क्या मिला है? तो मृदभांड और हड्डी का औजार मिला है। अगला पॉइंट है कि बिहार के चिरांद से जो हड्डी के औजार मिले हैं उसमें हिरण के सींग से बने हुए औजार सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। यानी कि बिहार के चिरांद से जो हड्डी के औजार मिले हैं उसमें हिरण के सींग से बने हुए औजार सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। अगला है चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के
कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है। यानी कि चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है कि मानव के द्वारा उपयोग किए जाने वाला फसल कौन सा है, तो जौ है। मानव द्वारा सबसे पहले जौ फसल को उगाया गया था। उसके बाद अगला पॉइंट है कि मानव के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला प्रथम धातु कौन सा है, तो ये तांबा है। प्रथम धातु कौन सा है, तो तांबा है। प्रथम धातु तांबा है, जिसे कुल्हाड़ी नामक औजार बनाए गए थे। जिसे क्या बनाया गया था, तो कुल्हाड़ी बनाया गया था। कुल्हाड़ी की प्राप्ति तमिलनाडु के अतिरमपक्कम से मिला है। कहाँ से मिला है, तो अतिरमपक्कम से मिला है। तो अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। तो अगला पॉइंट है, अब उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, यानी कि पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, पूछा हुआ प्रश्न को, कि कौन कौन सा प्रश्न पूछा है। चलिए, यानी कि पूछा हुआ प्रश्न है, इसको इग्नोर करना अच्छी बात नहीं है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। पूछा हुआ प्रश्न है, ये बोल रहा है, अगला पॉइंट से बोल रहा है कि ये दक्षिण भारत में स्थित नौपसानिक, यानी कि दक्षिण भारत में स्थित नौपसानिक बेलाड़ी, पिकलीहल, संगन कल्लू इत्यादि, ये सभी स्थल कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। यानी कि जितना भी है दक्षिण भारत में स्थित नौपसानिक बेलाड़ी, पिकलीहल, संगन कल्लू इत्यादि, ये सभी स्थल जो हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये सभी के सभी कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। सभी के सभी कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। अगला है कि पिकलीहल से शंख के ढेर का प्रमाण मिला है। जो आपका है पिकलीहल जो है ना, पिकलीहल से शंख के ढेर का प्रमाण मिला है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संकलन कल्लू से राह के टीले का प्रमाण मिला है। जो संकलन जो है ना, संकन कल्लू से राह के टीले का प्रमाण मिला है। अगला पॉइंट देखेंगे कि नौपसान संस्कृति के अंतर्गत के बाद दक्षिण भारत में जिस संस्कृति का उदय हुआ है उसे महापाषाण संस्कृति कहते हैं। विद्वानों ने महापाषाण संस्कृति की अवधि 1000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के बीच बताया है। यानी कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 100 ईसा पूर्व तक कौन बताया है, तो ये विद्वानों ने बताया है। अगला है कि महापाषाण का अर्थ क्या होता है, तो महापाषाण का जो अर्थ है ये होता है पत्थर का कब्र का होता है। जो ये महापाषाण का अर्थ है कि पत्थर का कब्र का होता है। जो महापाषाण काल का अर्थ होता है ये पत्थर का कब्र का होता है, महापाषाण काल का अर्थ। अगला है ये कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यानी कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है कौन, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। उसके बाद आता है आपका भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है, तो भारतीय पुरातत्व का जनक आपको माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। और ये अलेक्जेंडर जो कनिंघम है ये कहाँ का रहने वाला है, तो ये ब्रिटेन का निवासी है। कहाँ का रहने वाला है, तो ब्रिटेन का रहने वाला है। यानी कि जो ये भारतीय पुरातत्व का जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। और जो अलेक्जेंडर कनिंघम है ये ब्रिटेन के रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है, ब्रिटेन के निवासी है। अगला पॉइंट है इसमें कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, अब इसे जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है ना, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है अब इसे क्या कहा जाता है, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय अब इसे इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहा जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय अब इसे इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहा जाता है। ये कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। अगला पॉइंट देखेंगे, तो अगला पॉइंट है नौदातोली पाषाणकालीन बस्ती मध्य प्रदेश में स्थित है। ये नौदातोली पाषाणकालीन बस्ती कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो अगला पॉइंट देखेंगे, तो अगला पॉइंट है आपका अगला पॉइंट देखेंगे, तो अगला पॉइंट है आपका ये हो गया ना कि नौदातोली पाषाणकालीन बस्ती कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है।
अगला अगला पॉइंट देखेंगे तो अगला पॉइंट है कि भीमबेटका चित्रकला के गुफाओं के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ पे स्थित है, तो जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। जो भीमबेटका चित्रकला के गुफाओं के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ पे स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी कि भीमबेटका चित्रकला के गुफाओं के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट है कि मेहरगढ़ पाषाण काल के हड़प्पा सभ्यता का केंद्र रहा है। यानी कि जो मेहरगढ़ है ना, तो मेहरगढ़ पाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता का केंद्र रहा है। कहाँ, तो मेहरगढ़ पाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता का केंद्र रहा है। अगला पॉइंट है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट एक ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विद थे। ब्रिटेन ब्रूसफुट जो थे, रॉबर्ट ब्रूसफुट एक ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विद थे। अगला है कि डेनमार्क के राजधानी कोपेनहेगन में संग्रहालय में रखे हुए प्राचीनतम वस्तुओं का अध्ययन करते हुए थॉमसन ने लौहयुगीन, कांस्ययुगीन, ताम्रयुगीन अर्थात त्रियुगीन विभाजन किया। कौन किया, तो चलिए इसको देखते हैं कौन किया। यानी कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन संग्रहालय में रखे हुए प्राचीनतम वस्तुओं का अध्ययन करते हुए थॉमसन ने लौहयुगीन, कांस्ययुगीन, ताम्रयुगीन अर्थात त्रियुगीन विभाजन किया है। कौन किया है, तो डेनमार्क की राजधानी जो है ये, कौन किया है, तो ये आपका किया है कौन, तो थॉमसन ने किया है। कौन किया है, तो थॉमसन ने किया है। कौन किया है, तो थॉमसन ने किया है। अगला पॉइंट है कि मेहरगढ़ एक ऐसा स्थल है जहाँ से पाषाण संस्कृति से हड़प्पा संस्कृति तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कि मेहरगढ़ एक ऐसा स्थल है जहाँ से पाषाण संस्कृति से हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। तो अगर और एक और बात है, अगर आप लोग इसके टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ एसके क्लासेस जाकर टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा 550 के एसके क्लासेस 550 के, और इसे जाकर जुड़ जाएगा। क्योंकि इस टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों को ये क्लास PDF हो गया, क्लास नोट्स हो गया, जो भी होता है उस पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराया जाता है। तो चलिए, आप लोग अगर ज्वाइन नहीं होते प्लीज़ उसे ज्वाइन हो जाइए और इस सेशन को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।